तो दोस्तों कैसे हैं आप। स्वागत है आपका फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी स्टडी में। और आज जैसा कि हम लुसेंट का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में आज हम लोग 1857 की क्रांति से स्टार्ट करेंगे। और आज साल का लास्ट डेट भी है, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका साल कैसा गया। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा, वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। देखिए 1857 की अगर बात की जाए तो 1857 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया कि भैया हम लोग एनफील्ड राइफल लेके आते हैं। उसके लिए कारतूस बनाए गए जिन्हें राइफल में भरने से पहले उस कारतूस को मुंह से ऐसे दबा के खोला जाता था, जैसे ग्रेनाइड वेनाइड खोला जाता है, उस कारतूस को दबा के मुंह से खोला जाता था। इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का मुख्य कारण बन गया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने पर स्पष्ट मना कर दिया और उसे लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूश को गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को उनको मंगल पांडे को फांसी दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया। क्या दिया? देख रहे हो कितना मतलब दृढ़ता रही होगी अंदर से। फांसी पर चढ़ने वाले में हल्ला बोला। अभी आपको बोल दिया है कि आपको जेल में डालेंगे, आपकी पतलून गिली हो जाएगी, तो उसमें बोले कि फांसी पर चढ़ने वाले, तो हल्ला बोल का उन्होंने नारा दिया। मंगल पांडे का संबंध 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। ठीक है, उस बैरक के वो थे। 10 मई 1857 के दिन मेरठ में पैदल टुकड़ी जो 20 NI से लेकर 1857 की क्रांति शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति में के समय भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग थे और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉट्सटन थे और लिबरल थे। ये पॉट्सटन लिबरल थे। अंग्रेज भारतीय सेना का निर्माण 1748 में आरंभ हुआ था। उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। कौन थे? मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस थे। भारतीय सेना का इन्हें जनक पुकारा गया। 1857 का विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य एक विद्रोह न होने का इसके लिए स्थापित पील कमीशन का रिपोर्ट पर सेना को भर्ती किया गया। कौन सी सेना को शामिल किया? भारतीय सेना में शामिल किया गया पील कमीशन की रिपोर्ट। ठीक है, सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया और उच्च सैनिक पदों पर अब भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दी गई। उच्च सैनिक पदों पर भारतीय सैनिकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, जो पहले से ही प्रतिबंधित थी। बंगाल की सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात, मैं कह दूं, यूरोपीय 1 थे बंगाल की सेना में और भारतीय कितने थे? 2 थे। अगर यूरोपीय 100 थे तो भारतीय 200 थे। जबकि बंबई और मद्रास में यूरोपीय 2 थे और भारतीयों को 5 रखा गया था। यूरोपीय 200 थे तो भारतीय 500 थे। 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत देखिए। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वीडी सावरकर ने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। डिजरायली ने कहा था यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस एन सिलर ने कहा था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। अगर यह अंग्रेजी के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र था। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। बर्बरता और सभ्यता के बीच की युद्ध थी। TR होम्स ने कहा था बर्बरता और सभ्यता के बीच की युद्ध थी। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। और ये किसने कहा था? LER रिच ने कहा था। बिहार, अवध और अन्य स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दिया गया। सिख, गोरखा और पठानों को 1857 के क्रांति में दबाने के अंग्रेजों की मदद की। देखिए किसने की थी? सिख, गोरखा और पठानों को, जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने की अंग्रेजों की मदद की थी। लड़ाकू जातियां घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। उन्हें सिख, गोरखा और पठानों को, और उन्हें बड़ी संख्या में इन तीनों को सेना में भर्ती किया गया।
भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त होने वाला पद सूबेदार था, मतलब इससे ऊपर कोई पद नहीं मिलेगा सूबेदार से ऊपर। फिरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। जो यहाँ लेटी पड़ी है वो भारतीय क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द है, ऐसा उसका कथन था। देखिए विद्रोह और क्रांति। देखिए केंद्र दिल्ली में भारतीय शासक जिसने नेतृत्व किया, बहादुर शाह जफर बख्त का सैन्य नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफर और बख्त खान किया था। ये विद्रोह कब हुई थी दिल्ली में? 11 से 12 मई 1857। और ब्रिटिश विद्रोही दबाने वाले कौन थे? निकलसन था, मारा गया, एवं हडसन, निकलसन और हडसन था। और विद्रोह दिल्ली में अगर दब गई 21 सितंबर, मई से चालू हुआ, 21 सितंबर 1857 को दब गई, 4 महीने में दब गई। फिर कानपुर आया ना, कानपुर के नेतृत्व करते थे नाना साहब या धुंधु पंत इसको कहते थे, और तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व करते थे। तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व किए थे कानपुर का। ये 5 जून 1857 कॉम्पबेल इसके क्या थे? विद्रोह को दबाने वाले थे। और 6 सितंबर 1857 को ये भी सितंबर में दब गया। लखनऊ बेगम हजरत मल मुहम्मदी खातून, और ये 4 जून 1857 को हेनरी लॉरेंस मारा गया कैम्पबेल। और मार्च 1858 में, काफी लंबा तक इन्होंने रोका, मार्च 1858 तक चला। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने काफी लंबा चलाया था। ये जून 1857 में शुरू हुआ और हिरोज इनको दमन करने वाला था, हिरोज। और ये 3 अप्रैल 1857 को या 58 को दबा दिया गया। इलाहाबाद से नेतृत्व किया था, जहां पे अभी मैं बैठा हूँ, लियाकत अली ने। और 1857 में शुरू हुआ था। ये कर्नल नील जो थे इलाहाबाद में इस विद्रोह को दबाने वाले थे, और 1858 में ये दब गया। जगदीशपुर कुंवर सिंह ने किया था नेतृत्व, और ये अगस्त 1857 में। विलियम टेलर व विंसेंट आयर ने नेतृत्व किया था 1858। उसके बाद से बरेली खान बहादुर खां, ये 1857 हडसन का नेतृत्व किया था, और 1858 में इसका विद्रोह कर दिया गया था, मतलब कि दमन कर दिया गया था। फैजाबाद से नेतृत्व किया था मोहम्मद अली उल्लाह ने किया था, और ये 1858 में शुरू हुआ था। और कर्नल नील, यहाँ भी कर्नल नील जो थे इलाहाबाद में, और कर्नल नील फैजाबाद में भी दमन कर दिए थे, और 1858 में ये भी दबा दिया गया। फतेहपुर अजयमुल्ला, ये 1857 जनरल रेनार्ड, और ये 1858 में इनको दबा दिया गया, जनरल रेनार्ड ने दबा दिया। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इन्हें सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया। कौन थे? सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया। और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेज ने फांसी दे दी थी तात्या टोपे को। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में और मृत्यु 1879 में हो गया, नेपाल में हुआ था। बेगम हजरत महल का जन्म जो लखनऊ में नेतृत्व किए थे, इनका जन्म 1820 में हुआ था और मृत्यु 1879 में नेपाल में हुआ था। इन्हें काठमांडू में जामा मस्जिद में दफनाया गया। काठमांडू की जामा मस्जिद में उनको दफना दिया गया। भैया बस यहीं तक तुम्हारा नेतृत्व था, अब चलिए बहुत हो गया, तो उनको दबा दिया गया। अब यहाँ देखेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। कब? 1887 में। 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा रुख कांग्रेस के प्रति कठोर हो गया। ब्रिटिश सरकार का रुख जो होता है कांग्रेस के प्रति कठोर हो गया। नौरोजी, दत्त व बाचा ने धन निकास का सिद्धांत दिए। दादा भाई नौरोजी ने, उसमें दत्त भी थे और बाचा थे, धन निकास का सिद्धांत दिया था, प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन किया। अपनी पुस्तक पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया में धन का पलायन का सिद्धांत का वर्णन किया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जो चुनाव में हार गए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्हें लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फ्रेंसवरी से 1892 में चुना गया। कौन सी पार्टी थी इनकी? दादा भाई नौरोजी की, और लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कहां से? फ्रेंसबरी से चुने गए थे। 1892 में चुने गए, एकमात्र सदस्य थे भारतीय। उसके बाद से आप क्या आए? कर्जन आया। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 में, कर्जन ने 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। कब? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की निर्णय की घोषणा की। उसके बाद बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता में टाउन हॉल में विदेशी आंदोलन का घोषणा की गई। कहाँ पे? 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी आंदोलन की घोषणा की गई।
बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आह्वान पर दिन को राखी दिवस मनाया गया। कब? 16 अक्टूबर को राखी दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल बंगाल एक आदि नारे लगाए गए। बंगाल एक आदि नारे लगाए गए। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया। कौन से थी? कृष्ण कुमार पत्र के संजीवनी में प्रकाशित किया गया। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम के नाम से जाना जाता था। ये वंदे मातरम आंदोलन चल रहा है। अभी तो भारत में भी इस टाइम भी वंदे मातरम से विवाद चल रहा है भैया। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर राजा और मद्रास के चिदम्बरम पिल्ले। कौन थे? अगर आंदोलन की बात करें तो दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर राजा ने, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने, और पूना मुंबई में तिलक जी, और पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया था। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की। कब? पहली बार 1906 में कलकत्ता में स्वराज की मांग की गई। इसने दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज की मांग की। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। स्वदेशी आंदोलन को चलाने का तरीकों को लेकर कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गरम दल और 1907 में सूरत अधिवेशन में और नरम दल में दो दलों में विभाजित हो गए। गरम दल और नरम दल में दो दलों में विभाजित हो गए। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है कि नरम दल और गरम दल किसमें विभाजित हुए थे? 1907 में विभाजित हो गए थे। और सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। आइए यहाँ से कुछ देखते हैं। ठीक है, कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियां डफरी ने कहा था, जिसके समय में ये लाया गया था। उसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद करजन ने कहा था कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। किसने कहा था? करजन ने कहा था। उसके बाद अरविंद ने कहा था कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली। अरविंद घोष ने कहा था कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, मतलब क्षय रोग हुई हो गया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। सही बात कहा था। अश्विनी ने कहा था कांग्रेस का सम्मेलन 3। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। 3 दिन का तमाशा मेरे दोस्त। लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। लाला लाजपत राय ने कहा था। विपिन चंद्र पाल ने कहा था कांग्रेस याचना करने वालों की संस्था है, मतलब दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने पहला अपना गीत अमार सुनार बांग्ला रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा। बाद में यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने बारिसल और स्वदेशी बांधत्व समिति की स्थापना की। 1893 का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु था। 1893 में स्वामी विवेकानंद, जो 1863 से 1902 में अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे, सितंबर 1993 में वहां पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले दिन उन्होंने 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। जैसे उन्होंने अपने वाक्यत्व का संबोधन किया, अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया। तालियों की गड़ास न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व की सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दी, जिन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। 1893 में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष, जो 1872 से 1950 तक की भारत भूमि पर वापस हुई, जो 1893 में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैप फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। एक लेखमाला कौन थी? न्यू लैप फॉर ओल्ड। 16 नवंबर 1993 में एनी बेसेंट, जो 1847 से 1933 में भारत आई, वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूं और संस्कृति में भी तुम ही लोगों में से एक हूं। 1893 में आगे क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से 1893 में वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक के चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन की स्थापना की। किसने की थी? चापेकर बंधुओं ने की थी। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला संगठन अनुशीलन समिति थी, जिसकी स्थापना 24 मार्च 1903 को हुई थी। संस्थापकों के अनुरोध पर बैरिस्टर प्रथमानाथ मित्र, जो पी मित्र के नाम से जाने जाते थे, इनका नेतृत्व संभाला। मुख्यालय इसका कहाँ बनाया गया? अनुशीलन समिति या कलकत्ता में। इसके प्रथम कार्यकारिणी में 5 सदस्य थे। प्रथम सदस्य नाथ मित्र अध्यक्ष थे, चितंदन दास थे,
अरविंद घोष थे, उपाध्यक्ष थे, और चित्तन दास और अरविंद घोष दोनों उपाध्यक्ष थे, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी कोषाध्यक्ष थे, और सिस्टर निवेदिता, सिस्टर जो निवेदिता थी वो कार्यकारी सदस्य थी। 1906 में अनुशीलन समिति की पहला सम्मेलन कोलकाता में हुआ। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य खून का बदला खून। भारत का, ये कहां से लिया गया? भारत का गेस्टियर 5 के पृष्ठ 2 के पेज नंबर कितना से 564 के अनुसार अनुशीलन समिति की स्थापना 1906 में हुई थी। कब? 1906 में। खून का बदला खून। आगे चलकर बारिंद्र कुमार घोष और अविनाश भट्टाचार्य व भूपेंद्र नाथ दत्त कूट अनुशीलन समिति पर प्रभावी हो गया और उन्होंने आंदोलन और उग्रता प्रदान की। इन लोगों ने 1905 में भवानी मंदिर नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें कहा गया कि क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब बिताएं जब स्वाधीनता प्राप्त ना हो, तब तक बिताएं जब तक स्वाधीनता प्राप्त ना हो। अक्टूबर 1907 में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति का दूसरी पुस्तक थी, जिसमें कहा गया कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। फौजी को शिक्षा और युद्ध आवश्यक है, इसके लिए छापामार युद्ध अपनाने के लिए कहा गया। अनुशीलन समिति में हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा था, जिसने रूसो क्रांति या रूसी क्रांतिकारी निकोलस फ्रांस्की से बम बनाना सीखा। किससे सीखा था? रूसी क्रांतिकारी से हेमचंद्र को भेजा गया था। कहाँ पे? कानूनगो से पेरिस भेजा गया था, और निकोलस सर फ्रांसी के से बम बनाना सीखा था। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त और अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने 1906 में युगांतर नामक एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की। युगांतर के प्रथम संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त को 1907 में 1 वर्ष की कड़ी सजा दी गई और 1908 में यह पत्र बंद कर देना पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्र और पुलीन दास के 1904 में ढाका में किया गया। ढाका में इसका लगभग 500 शाखाएं थी। ढाका में कितनी शाखाएं थी? 500 लगभग शाखाएं थी। 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरगढ़ में जज किम्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। 30 अप्रैल 1908 को यह हत्या प्रयत्न किया था। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया। किसके गाड़ी पर गिरा था? कैनेडी की गाड़ी पर गिरा था, जिसमें 2 महिलाएं, जैसे पिंगल की पत्नी एवं बेटी की मृत्यु हो गई। ठीक है, पिंगले की जो उनकी पत्नी थी उनकी और बेटी की मृत्यु हो गई। कैनेडी की गाड़ी पर बम फेंका गया, गलती से फेंका गया था, जिसमें 2 महिलाएं, पिंगले की पत्नी और बेटी की मृत्यु है, जिसके कारण चाकी ने आत्मग्लानि में आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई। 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस बंगाल क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे और युगांतर दल के नेता बारिंद्र कुमार घोष थे। युगांतर दल के नेता कौन थे? बारिंद्र कुमार घोष थे। देखिए, खुदीराम बोस जन्म कब हुआ? 1879 में हुआ। ठीक है, 79 और ग्राम हबीबपुर, ठीक है, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में। पकड़ने वाली जो पुलिस थी वो फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्र थे। इन्हें दोनों ने पकड़ा था। और खुदीराम बोस मुकदमे के जज कर्णफड या सरकारी वकील जो कौन थे? मानुक और विनोद मजुमदार थे। खुदीराम बोस के मुकदमे के जज कौन थे? कर्णफड, और सरकारी वकील मानुक व विनोद मजुमदार थे। खुदीराम बोस की ओर से वकालत की थी कालिदास बोस ने। फांसी की तारीख 11 अगस्त 1908 को हाथों में गीत लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर चढ़े। हाथों में गीत लेकर खुदीराम बोस, गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर जा खड़े हुए। गीता लेकर गए थे। अलीपुर षड्यंत्र केस 18 मई 1908 को कलकत्ता में अलीपुर अदालत में 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया और इस व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अगस्त 1908 को 30 आदमियों को सेशन जज ने सुपुर्द से किया गया। इसे जज से क्या किया गया? सुपुर्द किया गया, मतलब हटा दिया गया। और 7 सितंबर 1908 को 7 आदमियों को इस मुकदमे में शामिल किया गया, जिसमें यह मुकदमा अलीगढ़ षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इस केस में सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई को अलीपुर जेल में सत्येंद्रनाथ घोष एवं कन्हाई लाल दत्त ने गोली मार दी। किसने मार दी थी? सत्येंद्रनाथ घोष एवं कन्हाई लाल ने गोली मार दी। इनका नाम क्या था? नरेंद्र दास गोसाई। ये गवाह थे, सरकारी गवाह। इनके लिए दोनों को फांसी सजा दी गई। और कुमार घोष और उल्लासकर दत्त और हेमचंद्र दास और उपेंद्र नाथ बनर्जी को आजीवन काला पानी की सजा दी गई।
बाकी लोगों को 10 वर्ष और 7 वर्ष और 5 वर्ष की सजा दी गई। इस मुकदमे में अरविंद घोष छोड़े गए जब इन्हें क्रांतिकारी क्रियाकलापों के अलग होकर पुडुचेरी में अपना आश्रम ओरेविले स्थापित कर लिया। महाराष्ट्र के विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पी.एन. वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए प्रेरित किए थे। अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत नामक संगठन के सदस्य पी.एन. वापट, क्या नाम था इनका? पी.एन. वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए प्रेरित किए थे। विनय दामोदर सावरकर ने बड़े भाई गणेश सावरकर ने देशभक्ति से पूर्ण कुछ कविताओं की रचना की, जिसके कारण नासिक के जज जैक्सन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 8 जून 1909 को आजीवन निर्वासन का दंड दिया और सजा को सर्वथा अनुचित मानकर अभिनव भारत ने जैक्सन से बदला लेने के लिए विचार किया। जैक्सन की विदाई समारोह में 21 दिसंबर 1909 की रात को एक नाटक खेला जा रहा था। जो कि जैक्सन इसे देखने के लिए फाटक पर पहुंचा, अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने उसे गोली मार दी। जैक्सन की हत्या के अभियोग में अनंत लक्ष्मण और कन्हारे और कृष्ण जी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दे दी गई। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ। 1881 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठा, जो अंग्रेजी में अनुवादित होती थी, दैनिक पत्र केसरी मराठी में अनुवादित 2 पत्रों द्वारा नव जागरण प्रारंभ किया। तिलक ने 1893 में गणपति व 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। बाल गंगाधर तिलक ने पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। बाल गंगाधर तिलक 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। फिर 1908 से 1914 तक वर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। तिलक को सजा सुनाने वाले जज का नाम दावर था। क्या था? दावर था। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। इसके लिए उन पर मानहानि का मुकदमा चलाया गया। तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा चलाया। प्लेग के समय जातियों से प्रभावित होकर पूना में चापेकर बंधु दामोदर चापेकर चापेकर ने 22 जून 1897 को प्लेग अधिकारी रेड व एडवर्ड की हत्या कर दी। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी पत्र काल और संपादन प्रांजपे ने किया था। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया था? प्रांजपे ने किया था। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। क्रांतिकारियों का इन्हें पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, जिसमें प्राचीन भारतीय कला व संस्कृति संरक्षण का विकास हुआ। न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र एवं 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र विपिन चंद्र पाल ने निकाला। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ और नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष हुए। इस सम्मेलन के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। इस सम्मेलन में ही 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। इसका मुख्यालय लखनऊ में था। लीग का संविधान 1907 में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने की। और इस अधिवेशन में आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसको 1909 में पार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया और 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई, जिसमें सैयद अमीर अली ने स्थापित किया। ठीक है। भिकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। ये भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर से 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। यह विदेश धरती पर तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए घटना है। इनकी
माता पिता फारसी थे, इनके माता पिता जो थे वो फारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी जीवन के रूप में भी काम किया। एक जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा की को मृत्यु दंड दे दिया। 16 अगस्त 1909 को। 1 जुलाई बड़ी जल्दी जल्दी फांसी दे देते हैं, ठीक है। अभी तो हमारे यहाँ काफी लेट से फांसी दी जाती है भैया, वो भी दी जाती है नहीं दी जाती कोई गारंटी नहीं। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कन्हारे को जैक्सन ने गोली मार दी। अनंत कन्हारे ने जैक्सन को क्या कर दी, गोली मार दी। अनंत कन्हारे ने किसको मार दी, जैक्सन को गोली मार दी। भाई देख एकदम वॉर चल रहा है, धड़ाधड़ 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 गोली मारे जा रहे हैं लोग एक दूसरे को, ठीक है। उसके बाद वायसराय हार्डिंग आया, वायसराय हार्डिंग आया और 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार आयोजित इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया 1911 में। उसके बाद से बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बन गया जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। बिहार एक अलग राज्य बन गया जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। और 1 अप्रैल 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली के वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किए गए, जिसमें से प्रमुख थे मास्टर अमीन चंद्र थे, दीनानाथ थे, अवध बिहारी लाल थे, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास थे, हनुमंत सहाय थे व बलराज थे। दीनानाथ दबाव में आकर मास्टर अमीन चंद, अवध बिहारी लाल और बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। देखिए अरुडेल कमेटी ये मिंटो ने 1906 में राजनीतिक सुधारों के हेतु 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जो एटी अरुडेल के नेतृत्व में किया गया। इन्होंने अपनी सिफारिशों में भारत की विभिन्न परिषदों के विस्तार के साथ एक सामंतों की समिति बनाई, जिन्हें जाने की अनुशंसा की तथा विभाजित बंगाल को पुनः एक कर देने की संस्तुति की। विभाजित बंगाल को पुनः एक कर देने की संस्तुति की। 1 नवंबर 1913 को अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की? सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष हुए। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री व काशीराम कोषाध्यक्ष चुना गया। काशीराम को कोषाध्यक्ष चुना गया। और 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी में छपने लगा और इसके प्रत्येक अंक पर पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। ठीक है, पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। नेक्स्ट है कुमागाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह, जो 1914 में किराया पर लिया और जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। कहां पे? बजबज नामक बंदरगाह पर पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ और 18 यात्रियों मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदयानंद कुरुंज ने इलाहाबाद प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य, ये तो हो गया ना। 1915 में अंग्रेज सरकार ने केसरी हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को नवाज दिया कि भैया ये लोग केसरी हिंदी।
कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस ने दोनों दलों की एकता हो गई और इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। मुस्लिम लीग ने 1916 में लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की और जिन्ना और तिलक के विशेष प्रयास से ही 1916 में लीग व कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष जोसेफ विपिस्ता और सचिन एन.सी. कलेकर थे। तिलक ने अपने अखबार मराठा अंग्रेजी और केसरी मराठी में माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। एनी बेसेंट सितंबर 1916 में एनडीआर मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज ऑर्डेल को लीग का सचिव बनाया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद क्या है सुब्रमण्यम लिखा है, सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्ना दादा तेज बहादुर सप्रू इस लीग से जुड़े हुए थे। होम रूल लीग का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ में किया। कहां पे किया? साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ में किया। गोपाल कृष्ण कृष्ण ने अपने संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का सदस्यों को होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग में भाग लेने की इजाजत नहीं दी। उसके बाद से गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोग उन्हें भर्ती करने वाले सार्जेंट कहने लगे। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। कहां पे? साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार में एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन में इस सुधार को 30 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी एमन, जिसे शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे, जिसे श्रद्धा कर्म के लिए 300 रुपए भेजा और कहा कि चंपारण का अकेला मर था। ठीक है, शुक्ल का चंपारण का अकेला मर था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने तिनकटिया प्रथा को समाप्त कर दिया और तिनकटिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार में चंपारण जिले में रैयतों किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू किया। तीन तरीकों में था खेती का। अन्य दो तरीके कुर्तौली या कुस्की कहा था। तिनकटिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार में चंपारण जिले में रैयतों किसानों पर अनिल की खेती का जबरन लागू किया था। तीन तरीकों में से एक था ये जबरन लागू करना। खेती का अन्य दो तरीका, एक था कुर्तौली और दूसरा था कुस्की। तिनकटिया खेती के प्रति बीघा 20 कट्ठा 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। उन्नीस में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद और ब्रिज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई, जीबी कृपलानी और नरहरि पारिक, मजहरूल हक और एनजी रंगा थे। कौन थे? एनजी रंगा थे। बतख मियां चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी। बतख मियां ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी। ठीक है, बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को तत्काल भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार पर भारत में लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें 4 बातों का उल्लेख किया था। पहली बात थी ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत के स्वशासन को विकसित करना है। स्वशासन एकदम ना दिया जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाए। स्वशासन एक नाम न दिया जाए बल्कि विभिन्न चरणों में दिया जाए। विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा। प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश भारत की सरकार द्वारा किया जाएगा। मॉन्टेग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 आधार बनी।
1919 आधार बनी। उदारवादी कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा। भारत का मैग्ना कार्टा कहा। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल कहा। सूर्य विहीन उषा काल कहा तिलक ने। उन्नीस में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यह गांधी जी ने ट्रस्टशिप के सिद्धांत दिया। गांधी जी ने इस पर ट्रस्टशिप का सिद्धांत दिया, जिन्हें बताया कि पूंजीपति मजदूरों की हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। इक्कीस अक्टूबर 1920 को एम एन जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 में समर्थन में किया था। गांधी जी ने 1918 में गुजरात में खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। कर नहीं आंदोलन चलाया। उन्नीस मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया, जिसके अनुसार किसी भी संदेहपद या संदेहदिग्ध व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु इसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। ठीक है, ये सब इसमें लागू था। ना अपील, ना दलील, ना कुछ भी नहीं भैया, सीधे सीधे कांड करो। गांधी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल कर दिया। पूरे देश को हड़ताल बैठा दिया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तथा डॉक्टर सत्यपाल मलिक सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तारी के विरोध हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चला दी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसे 379 व्यक्ति और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर था। कौन था? सर माइकल ओडायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया। शंकरा नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध वायसराय के कार्यकारी परिषद में सदस्यता की इस्तीफा दे दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद उपाधि और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शर की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन किया, जिसमें 5 सदस्यों ने 3 सदस्य सर चीमन लाल सीतलवाड़ा, शाहबाज सुल्तान अहमद और जगत नारायण सदस्य थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के तहत यह हुआ था। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया, जिसके अन्य सदस्यों ने मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी उसके सदस्य थे। जलियांवाला बाग कभी जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। जलियांवाला बाग कभी जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। कौन था भैया? जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों के मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ, टर्की के खिलाफ समर्थन में आंदोलन की। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। खिलाफत दिवस मनाया गया समूचे देश में। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। हिंदू और मुसलमानों की एक कॉन्फ्रेंस हुई। रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में हुई, जिसके प्रस्ताव को C.R. दास ने प्रस्तावित किया। मोहम्मद अली के सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन को गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली ने जिन्ना और एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन के सहमत नहीं थे, अंततः उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी के खिलाफ लिखा कि निष्ठुर बर्बादी है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, महात्मा गांधी को पत्र लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है।
5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने को आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार व 21 सिपाही की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 1 फरवरी, देखो दुखी हो गए, 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस समय महात्मा गांधी बारडोली में थे। कहाँ पे? बारडोली में थे। 13 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की रचना की। स्वास्थ्य संबंधी कार्डों के साथ 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। 1922 के मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। द गैजेटियर ऑफ इंडिया, पेज नंबर कितना? 573 से लिया गया। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 में अध्यक्ष चुने गए। सचिंद्र चंद्र सन्याल ने 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की और भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली की स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 में 10 व्यक्तियों के ने सहारनपुर में लखनऊ की विभाग को खजाना काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर में लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन को रेल विभाग की खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया है। इसे ही काकोरी कांड नहीं, अब एक्शन कहा जाता है। ठीक है, यूपी राज्य ने क्या कर दिया? एक्शन। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी और रोशन सिंह थे और उशफाक उल्लाह खां को 19 दिसंबर 1947 को फांसी दी गई और सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास मिली और मनमंथ नाथ गुप्ता को 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, फांसी पर लटक गए। उत्तर प्रदेश की योगी राज सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर ट्रेन एक्शन कर दिया। संभवतः अशफाक उल्लाह खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुस्लिम थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटक गए और स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकार के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की। कब हुई अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना? 1926 में हो गई। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया और इसके व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। ठीक है। 1927 में बटलर कमेटी की मुख्य उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य यही था। महाड़ सत्याग्रह भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चबधार तालाब में पानी पीने और इस्तेमाल करने पर अधिकार दिलाने के लिए किया गया सत्याग्रह था। कौन सा था सत्याग्रह? महाड़ सत्याग्रह। 25 दिसंबर 1923 को अम्बेडकर ने महाड़ गांव में मनुस्मृति सार्वजनिक रूप से दहन किया। मनुस्मृति का सार्वजनिक रूप से दहन किया अम्बेडकर ने। नेहरू रिपोर्ट के अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने की थी। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिफर्स्ट पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों को 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में तत्कालिक सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी। भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मार दी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर खाली बेंचों पर बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने परिचय में कहा कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना है। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष बिट्ठू भाई पटेल सदारत कर रहे थे। बिट्ठू भाई पटेल सदारत कर रहे थे। ठीक है, किसान सभा। ठीक है भाई, गांधी जी तक हमको जाना है कैसे भी करके। कांग्रेस ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया और इस अधिवेशन में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने का निश्चय किया गया।
इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा हुई। स्वतंत्रता दिवस को मनाए जाने की परंपरा हुई। मार्च 1930 में गांधी जी ने अपने 78 अनुयायी के साथ गांधी जी ने 39 समर्थकों के साथ 78 अनुयायी थे, 39 समर्थकों के साथ साबरमती से अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा से की। नेपोलियन जो एल्बा से पेरिस की यात्रा किया था उससे की। दांडी यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी कर लिया था। कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बेचने के साथ साथ चौकीदारी कर का भी विरोध करना चुना था। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। तब 4 मार्च 1931 को हुआ। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। इस प्रस्ताव को बनाने के लिए एम.एन. राय ने नेहरू की मदद की थी। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। इस समय गांधी ने कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को से 1 दिसंबर 1931 तक चला और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधि के कारण असफल रहा। गांधी एम.एस. राजपूताना जहाज से लंदन पहुंचे थे और बेसेंटियाना नामक इटली के पोस्ते से भारत वापस लौटे थे। कौन सी थी? बेसेंटियाना नामक इटली की एक पोत थी, उससे भारत लौटे थे और राजपूताना से गए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने को लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलन को अछूतों को प्रतिनिधि के रूप में बुलाया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की सफलता के बाद गांधी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को समाप्त कर लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने के बाद गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। कि हम इन पे गोली नहीं चलाएंगे, ये हमारे भैया भाई हैं। उन पे गोली चलाने से इनकार कर दिया गया। तेईस मार्च 1931 को सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई। 23 मार्च 1931 को सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई। ठीक है। मई 1930 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। कौन से? मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ। इसमें अध्यक्ष स्वामी शाहजानंद और महासचिव N.G. रंगा चुने गए थे। स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने ओंकार नामक पत्रिका पटना से प्रकाशित किया। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राव संकृत्यान इस साप्ताहिक पत्रिका को 1942 में संपादक बने। किसान सभा देखिए, संयुक्त प्रांत किसान सभा, इसके गौरी शंकर मिश्र व इंद्र नारायण द्विवेदी, और ये कब शुरू हुई थी? फरवरी 1918 में, संयुक्त प्रांत किसान सभा। दूसरा अखिल भारतीय किसान सभा अशोक रोड पर, स्वामी शाहजानंद सरस्वती, अप्रैल 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा अजय भवन 1939 में। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र व जवाहरलाल नेहरू 1920 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा स्वामी शाहजानंद सरस्वती 1920 में। आंध्र प्रांतीय किसान सभा M.G. रंगा 1928 में। और भारतीय किसान सभा कोट्टा से श्री दत्तोपंत जी ठेगरी
4 मार्च 1979 से स्वामी सदानंद सरस्वती ने 19 एक मिनट रुकिए। स्वामी सदानंद सरस्वती ने 1937 से 1938 में बकाशत आंदोलन किए। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सितार मैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही नए गुट का गठन किया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। 1939 में पंजाब प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इनका गठन 1927 में हुआ था। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक 13 मार्च 1939 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान में उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मार दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनारा में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन के दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने बाद में अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर दी। कब? 24 मार्च 1940 को अलग राष्ट्र की मांग कर दी कि भैया हमें दो। पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम प्रयोग लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और 3 साथियों ने जनवरी 1933 में प्रकाशित किया गया पैम्पलेट अब या फिर कभी नहीं, नो और नेवर, अब या फिर कभी नहीं। 1940 में लिनेथ गो ने अगस्त घोषणा के द्वारा मुसलमानों को आश्वासन दिया कि ब्रिटेन भारत और के बीच किसी भी समझौते को स्थिति में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव आया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की। इसके अनुसार युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा और संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव दिया था। मुस्लिम लीग भारतीय संघ को स्वीकार करने या न करने की स्वतंत्रता होगी तथा राजाओं को भी अलग राज्य स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह किसी भी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता। इसे भविष्य का वादा करार दिया गया। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को उत्तर तृतीय चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसे डूबते हुए बैंक का उत्तर तृतीय चेक कहा। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस लाया गया और 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया। 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया। 1 अगस्त 1942 में इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। सात अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। किसने की थी? अबुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समितियों ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को ही इस आंदोलन में गांधी जी करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी ने कहा कर लो या मर लो। नौ अगस्त 1942 को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर ही गांधी जी व कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को पूना के आगा खां महल में कांग्रेस के कार्यकारी अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को आगा खां महल में रखा गया, जहां कुछ दिनों बाद कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई। जवाहरलाल नेहरू ने अल्मोड़ा की जेल में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर की जेल में, मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने जेल से 21 दिनों का उपवास शुरू किया, जिसका समापन 7 मार्च 1943 को हुआ और 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर मैदान में औड़ा आसफ अली ने कांग्रेस का झंडा फहराया। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। राम मनोहर लोहिया और वी.एम. खाकर भी रेडियो प्रसारण के संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण और हजारीबाग जेल से फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने लगे।
विशेषकर मुस्लिम लीग और अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। मुस्लिम लीग और अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। इस आंदोलन के दौरान कई समांतर सरकार बनी, जिसमें प्रमुख थी बलिया में चित्तू पांडे की सरकार, तामलुक की जातीय सरकार और सतारा की वाईवी चौहान सरकार। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध की दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किए। दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किए। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आजाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। रास बिहारी बोस को दिया जाता है। आजाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए 1941 में जर्मन पहुंचे, जहां जर्मन विदेशी मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडियन सेंटर का गठन किया, जहां वे आजादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और भाषण देते थे। आजादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और भाषण देते थे। देखिए 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को बंदी कर 10,000 सैनिकों कत्ल कर दिया, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा। उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मन व जापान से समर्थन है। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आजाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड, और महिलाओं ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन शागल ने किया था। इस रेजिमेंट में एक और कमांडर जानकी अथिन नप्पन थी, और आजाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति थी, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। देख रहे हो कितना तगड़ा बना दिया था। 8 नवंबर 1943 को जापान के अंडमान निकोबार द्वीप में सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। नेताजी ने इसका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था। शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीद दिवस मनाया। टोक्यो जाते समय फॉर्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग ले जाने का सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस घटना का अभी तक प्रमाण नहीं मिला। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 13 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारियों को पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन और मेजर शहनबाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली में लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने सजा माफ कर दिया। आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से औड़ा आसफ अली और तेग बहादुर शफरी, जवाहरलाल नेहरू और भूलाभाई देसाई के नेतृत्व करते थे। भूलाभाई देसाई और एन.के. काटजू ने पैरवी की। औड़ा आसफ अली, तेग बहादुर शफरू, जवाहरलाल नेहरू और भूलाभाई देसाई जो नेतृत्व करते थे एवं एन.के. काटजू ने पैरवी की। कराची में 20 फरवरी 1946 को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विद्रोह हड़ताल कर दी और बंबई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गया। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इसका प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिकों को बराबर का व्यवहार किया जाए। भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का बराबर व्यवहार किया जाए। शाही नौसेना का विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत हुई और 18 फरवरी को यह बंबई में HMIS तलवार ने 1100 नाविकों को नक्सलवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया। और 19 फरवरी को कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज को नाविकों ने भी हड़ताल कर दिया। हिंदुस्तान नामक जहाज के नाविकों ने भी हड़ताल कर दिया और कराची में दमन पूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया, जिसमें 6 नाविक मारे गए। नौसेना विद्रोह में इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, कैसा हो जाएगा भाई, मुर्दाबाद, आजाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए। इनके प्रदर्शन में 3 झंडे साथ चलते थे। कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा झंडा, बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। सरदार पटेल व जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी और
24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल गोल्फरेड था। नौसेना विद्रोह को भारत के लाल क्रांति की संज्ञा दी गई। कैबिनेट मिशन 1946 महात्मा गांधी ने कैबिनेट मिशन प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा के स्थापना तत्कालीन जलवंत समस्याओं पर भारतीयों के विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इसमें शिष्टमंडल के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को, कांग्रेस ने 5 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान के निर्माण के लिए हुए चुनाव जो 1946 में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों से और 214 सामान्य स्थानों में से 205 प्राप्त किए, जबकि मुस्लिम ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 प्राप्त किए। कांग्रेस ने 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। मुस्लिम लीग ने 6 अगस्त 1946 को सीधी तथा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाया और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता मनाया गया। उस समय बंगाल के मुस्लिम लीग की सरकार थी और बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावादी थे। ठीक है, सुहरावादी थे, शहीद सुहरावादी। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और 3 जून 1947 को भारत विभाजन में माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुई, जिसमें कांग्रेस कार्य समिति के 3 जून 1947 को बैठक में स्वीकार कर लिया गया और 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन को माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के समर्थन अबुल कलाम आजाद ने किया था, जो बंटवारे का विरोध करते थे। आजाद ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सर्वसम्मति से पास न हो सका और 161 सदस्यों ने उसके खिलाफ वोट या तटस्थ रहे। प्रस्ताव का विरोध करने वाले सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलवी हाफिज रहमान आदि थे विरोध करने वाले। मुस्लिम लीग काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्यों को इसका विरोध किया गया और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय संविधान 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया और 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन को हाउस ऑफ कॉमन द्वारा 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया और 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए, जिसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्य भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। दोनों डोमिनियन को पूरी स्वतंत्रता और संपूर्णता सौंपी जाएगी और 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना होगी। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंचम, ये भारत के अंतिम सम्राट और कॉमनवेल्थ नेशन के प्रथम प्रधान थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतिम सरकार सम्मिलित हुए। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी के थे। कौन अध्यक्ष थे? जेबी कृपलानी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, लेबर पार्टी के अध्यक्ष थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फर्डिनांड घोष ने की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दी। इसके भगत सिंह की मुखबरी करने के कारण फर्डिनांड घोष की हत्या इन्होंने कर दी थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के स्थापक घनश्याम दास बिरला थे। अध्यक्ष कौन थे इसके? हरिजन सेवक के घनश्याम दास बिरला थे। भारत बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 में कराची अधिवेशन में दिया था।
कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल था। कौन था? जॉर्ज यूल था। मैं देश के बाल से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी ने कहा था। बाल से नहीं, बालू से। गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का समर्थन करते थे। हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में और हरिजन अंग्रेजी में। पुणे में 11 फरवरी 1933 गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती में लिखी और हिंदू स्वराज को भी गांधी जी ने भी गुजराती में लिखी। हिंदू स्वराज को भी गांधी जी ने गुजराती में लिखी थी, हिंदू स्वराज को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से महात्मा गांधी हैं जो हम लोग नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में महात्मा गांधी से परिचय से हम लोग नेक्स्ट वीडियो महात्मा गांधी परिचय से स्टार्ट करेंगे। और कितना बच गया है? 20 बच गया, मतलब और इसमें 2 या 3 पार्ट बन जाएगा। ठीक है, 2 या पार्ट बना देंगे, 2 पार्ट में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। और तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। आपको जल्दी 1 से 2 तारीख तक आपको ये हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, 2 तारीख तक। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।